हरियाणा के दादरी के गोईदा काला गांव में एक लड़के का जन्म होता है और 2003 में लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, ये लड़का बहुत ही खूबसूरत होता है बचपन से, बड़ा गोरा चिट्टा, और ये अपने घर में अपनी बहन से दूसरा होने वाला बच्चा होता है। इससे बड़ी इसकी एक और बहन होती है। परिवार में केवल एक लौता चिराग था। बहुत मन्नतों से इस बेटे को परिवार ने पाया था, क्योंकि बड़ी बहन होती है और कोई भी उस परिवार में नहीं रहता है। माँ बाप हैं, दादा दादी हैं और एक लड़का है। उसके बाद ये महिला और बच्चे नहीं करती है। इस बच्चे पर पूरा लाड़ प्यार होता है और इस बच्चे को बहुत अच्छे से रखा जा रहा था। अब इस बच्चे को जब घर लेकर आते हैं हॉस्पिटल से, तो यहाँ पर इस बच्चे का नामकरण होता है और लड़के का नाम रखा जाता है पीयूष। पीयूष नाम रख जाता है। दोस्तों, बहुत ज्यादा क्रेज होता है 2003 में, नामों पर बहुत ज्यादा खास ध्यान दिया जाता है। अब तो और भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन 2003 से पहले ये बातें नहीं थी। जिसका जो मन करे वो बच्चे को बोल सकता है। लेकिन जैसे ही 2002-2001 आया तो ये सारी चीजें बदल जाती हैं और लोग अपने अपने बच्चों के नाम ट्रेंड पर बहुत अच्छे नाम रखा करते हैं कि हमारे बच्चे का नाम ये होना चाहिए। इसी तरह से इस लड़के का नाम पीयूष रखा जाता है। पीयूष का अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर जहां पर पीयूष का जन्म हुआ है, ये घर बहुत अच्छा होता है। ना ही तो पैसे की कमी थी और बहुत सारी जमीन जायदाद इनके पास होती है, क्योंकि ये लड़का किसान के घर में पैदा हुआ है। अब ये लड़का जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो ये लड़का मिट्टी से दूर होने लगता है। ये मिट्टी से कहता है कि अब बहुत गंदी है, मतलब जैसे ये बोलना शुरू करता है तो मिट्टी को भी गंदा कहता है। कहीं पर गंदगी दिख जाती तो अपने माँ बाप से कहता कि गंदा, छी। मतलब जब ये बहुत छोटा होता है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि देखो हम किसान हैं और हमारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि ये तो गंदगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। लेकिन माँ बाप को नहीं पता था कि उनका एक लौता चिराग अब आगे बहुत कुछ करने वाला है। अब वो लड़का और बड़ा होता है। अब वो जैसे ही स्कूल जाने लगता है तो दोस्तों वहां पर वो अपनी एक गर्लफ्रेंड बनाता है, यानी कि एक प्रेमिका। अब वो गर्लफ्रेंड बनाता है। भाई, आप सोच सकते हैं एक छोटा सा बच्चा गर्लफ्रेंड बना रहा है। अब पीयूष घर आता है और घर आके कहता है कि मम्मी, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, आप उसे कहीं छुपा दो, वरना उसे कोई और ले जाएगा। मेरा फलाना दोस्त है, वो मुझसे उसको छीन लेगा, जैसे कि पहले मुझसे मेरी पत्नी छीनी गई है। अब माँ बड़ी हैरान हो जाती है कि बेटा ऐसी बातें क्यों कर रहा है, बेटा तुम्हारी पत्नी किसने छीन ली और तुम्हारी पत्नी हुई कब? तो वो कहता है कि हाँ मम्मी, मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी तो शहर में रहती है और बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहती है, और देखो हम कैसी जगह पर रह रहे हैं, हम तो दिन रात मिट्टी में काम करते हैं। अब माँ अपने बेटे की नजर उतारती और कहती है कि हाय, मेरा बेटा कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है, तुमने गर्लफ्रेंड भी बनाई है। दोस्तों, एक ऐसा दौर चल रहा है कि अब छोटे छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अब तो ये कोई नई बात नहीं होती है। अब इसके बाद जो पीयूष होता है, इसकी हरकतें दिन पर दिन बढ़ने लगती हैं बहुत ज्यादा। एक दिन की बात होती है, खेतों में इसके पापा काम कर रहे थे, तो वहां पर उसके पापा खाद गिर रहे थे। जो जमीन होती है, कीले होते हैं, अनाज में खाद की पुराई कर रहे थे, तो बहुत सारे कट्टे होते हैं, इकट्ठा होते हैं। कट्टे आप जानते हैं, और वो कट्टे पीयूष के मुंह पर आकर गिर जाते हैं। पीयूष वहां पर एकदम लीला पड़ जाता है और वो घबराने लगता है। उसका पापा तुरंत अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां पर डॉक्टर बताते हैं कि कोई इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, केवल बच्चा के मुंह पर जैसे कट्टे, खाली कट्टे होते हैं, उनमें वजन भी नहीं होता। तो ये घबरा गया है। तभी वो बच्चा कहता है कि पापा, मेरा जी घबराता है, मेरे ऊपर ऐसे मत डालो, मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। यहाँ पर वो फिर अपने बच्चे को पुचकारते और कहते हैं कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, धीरे धीरे जिंदगी आगे चलने लगती है और वो लड़का 5 साल की उम्र में होता है। अब वो लड़का जब 5 साल की उम्र में होता है तो वो ज्यादा इस बात को ध्यान दिया करता। एकदम सोते हुए खड़ा होता, कहता कि मम्मी, मेरी पत्नी को मेरा दोस्त ने ले लिया है, मेरी पत्नी को ले गया है, मेरी पत्नी ने मुझे खुद ने मारा है। अब माँ बहुत परेशान होती कि ये बच्चा क्या करने वाला है। बीते 2 सालों से बहुत ज्यादा पीयूष ने घर वालों को परेशान कर रखा था, लेकिन घर वाले इन सब बातों को इधर उधर कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही लड़का 5 साल की उम्र में
पैर रखता है, मतलब 4:30 या 5 के करीब पहुंचता है, तो घर वालों को बहुत ज्यादा परेशान करने लगता है। और अब तो ये खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देता और कहता है कि मेरा दोस्त उधर से आया, मेरी पत्नी आई और उन्होंने मेरी गर्दन दबा दी, मेरे ऊपर तकिया रख दिया, मुझे मार दिया। ये बात सुनकर माँ की भी रूह कांप उठती है कि बेटा तू ऐसी बातें क्यों करता है। अब ये लड़का एक जगह का नाम बोलता है अपने माँ बाप से और कहता है कि मम्मी पापा, मैं तो फरीदाबाद का हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। फरीदाबाद में मेरी पत्नी है और एक मेरी बेटी है। माँ बाप हिल जाते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, एक लौता घर का बेटा है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है, इसके बिना हम कैसे रहेंगे, और कहीं इसकी दिमागी हालत तो ठीक है या नहीं है। दोस्तों, किसान तबके का परिवार होता है तो उसके समझ से बातें परे थी। किसान अपने बेटे को दिखाने के लिए ले जाता है डॉक्टर के पास और कहता है कि डॉक्टर साहब, ना ही तो ये रात को सोता है, पूरे दिन यही रट लगाता है, अब पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता है, अब तो केवल इसे फरीदाबाद जाना है और फरीदाबाद ही जाकर ये सेक्टर 14 में जाने की बात करता है। अब हम इसको कैसे ले जाएं और क्या करें? तो दोस्तों, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चा बिल्कुल एकदम ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप इससे पूछिए कि क्या बात है, इसके बातों को जानने की कोशिश कीजिए और उन बातों का समाधान कीजिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर इस बच्चे की बातों का समाधान हो जाएगा। दोनों पति पत्नी बच्चे को घर लेकर आते हैं और अब बच्चे की मन की बातों को जानना चाहते हैं। दोनों बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा बता, तू क्या कहना चाहता है। वो बच्चा कभी तो खेलने लगता और कभी कहता कि मैं फरीदाबाद के सेक्टर 14 का रहने वाला हूँ और इतने नंबर मेरा फ्लैट है और मैं वहां का हूँ और मेरी तो कंपनी भी है और मैं बहुत पैसे वाला हूँ। वो पैसा कहाँ पर है? मेरी एक पत्नी भी है और मेरी एक छोटी सी बेटी भी है। दोस्तों, माँ बाप इतनी दूर से इन सब चीजों का अब पता निकालने लग जाते हैं, क्योंकि सेक्टर 14 फरीदाबाद में ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होती है। माँ बाप बहुत जल्दी इस चीज का पता लगा लेते हैं। हालांकि माँ बाप कहाँ हरियाणा के, कहाँ फरीदाबाद सेक्टर 14 आ जाता है। अब इसके बाद वो अपने बेटे का इंतजाम करते हैं और वहां पर लाने का पूरी कोशिश करते हैं और एक दिन तय कर दिया जाता है। दोस्तों, 2008 में उस बच्चे को लाया जाता है फरीदाबाद के सेक्टर 14 में। वो गार्ड जब वहां देखता है तो उस गार्ड से भी कहता है कि और कैसे हो नदीम, क्योंकि गार्ड जो वहां पर होता है वो मुस्लिम होता है। उससे कहता है कि और नदीम कैसे हो, सब ठीक ठाक है, तुम्हारे बच्चे ठीक हैं? तो नदीम हंस देता है कि देखो कितना छोटा सा बच्चा मुझे नदीम कह रहा है और इतनी तरीके से बात कर रहा है कि मुझे कितने दिनों से जानता है। नदीम को कुछ भी नहीं पता होता। अब दोस्तों, वो लड़का आगे चलने लगता है और जिस फ्लैट में वो रहता है वहीं पर अपने माँ बाप को लेकर पहुंच जाता है, जो इस जन्म के माँ बाप हैं, जो दादरी के रहने वाले हैं। अब वहां पर जाकर जब वो डोरबेल बजाता है तो दोस्तों उसकी पत्नी अंदर से आती है और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा जैसे ही पत्नी खोलती है तो एकदम से जो पीयूष होता है वो कहता है, गोमती तुम कैसी हो, सब ठीक ठाक है? मेरी बेटी कैसी है, कहाँ पर है मेरी बेटी? अब गोमती एकदम से उन्हें अंदर नहीं आने देती है, कहती है कि तुम लोग कौन हो और ऐसे कैसे यहाँ पर आकर ऐसी बातें कर रहे हो, और ये लड़के को क्या तुमने सिखाया है? ये सीधा मेरा नाम ले रहा है, इसकी उम्र देखी है तुमने, मैं कितनी बड़ी हूँ और ये कितना सा है और मुझे गोमती कहकर बुला रहा है। तो वो कहते हैं कि ये दिन रात तेरा नाम रटता है, इसने हमें चैन से सोने भी नहीं दिया कि मेरी गोमती फरीदाबाद में रहती है, ये तुम्हें जानता है और तुमसे बातें करना चाहता है। गोमती हैरान और परेशान खड़ी रह जाती है कि आखिरकार ऐसी बात क्या है। दोस्तों, अब गोमती दरवाजे से हट जाती है और जो पीयूष होता है वो अंदर की तरफ चला जाता है और पूरे घर में घूम घूम कर कह रहा है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तो गोमती कहती है कि कौन सी बेटी? बोल तुम्हारी बेटी कहाँ पर है? तो बोलो वो तो हॉस्टल में रहती है। तो अब वो कहता है, सोफे पे बैठकर टांग पर टांग रखता है और कहता है कि तुम्हारा आशिक कैसा है? तो गोमती एकदम से सोफे पर गिर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो और क्या कहना चाहते हो। दोस्तों, इसके बाद वो ऐसे राज खोलता है कि गोमती को भी सुनने में शर्म आ जाए और वो ऐसी बातें बताता है कि गोमती की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और शायद उसके पास कोई भी इन बातों के जवाब नहीं थे। दोस्तों, 5 साल का बच्चा अपनी पत्नी से, पिछले जन्म की पत्नी से कह रहा है कि गोमती तुम्हारा आशिक रविंद्र कहाँ पर है, जिसने तेरे साथ मिलकर मुझे इस दुनिया से दूर भेज दिया। गोमती एकदम संग रह जाती है और कहती है, फिर वो कहता है कि मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? मेरा नाम वही राठी है जो तेरा पति हुआ करता। कभी मेरी बेटी 2 महीने की थी और तुमने मुझे इस दुनिया से उठा दिया, तुम कैसी पत्नी हो। दोस्तों, इन बातों को सुनकर गोमती पानी मांगने लगती है। अब जो पीयूष की माँ होती है, राठी की माँ, पीयूष की माँ एक ही है।
अब वो भाग के किचन से पानी लेकर आती है, क्योंकि उस फ्लैट में किचन ओपन थी। तुरंत फ्रिज से पानी निकालती है और यहाँ पर उस महिला को पानी देने लगती है, जो गोमती होती है, और गोमती पसीनों में तरबतर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, अब जो कहानी ये लड़का बताने वाला था पीयूष, उससे आपके पैरों तले भी जमीन खिसकने वाली है। पीयूष बताता है कि अपनी माँ से बात करता है। अब भी वो अपनी पत्नी से बात नहीं करता, अपनी पत्नी की तरफ एक आंख रखता है और मानो जैसे कितना बड़ा आदमी बात कर रहा हो। वो कहता है कि माँ, मेरी कंपनी भी है, मैं इससे इतना प्यार किया करता कि मैंने सब कुछ इसके नाम किया था, अपने नाम मैंने कुछ भी नहीं रखा, और कंपनी से ही मुझे प्यार हुआ था। ये मेरी कंपनी में नौकरी मांगने के लिए आई थी गोमती, और मैंने इससे शादी कर ली। मुझे एक नजर में बहुत प्यारी लगी थी। उसके बाद पीयूष बताता है कि माँ, मेरी शादी हो जाती है, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं अनाथ था, मेरा इस जीवन में दुनिया में कोई भी नहीं था, केवल मैं अनाथ आश्रम से मैंने ये सफलता हासिल की थी। मेरे कोई भी परिवार नहीं होता, केवल अनाथ आश्रम के वो मेंबर होते हैं जिनसे मैं मिला करता और जिनको मैं अपनी जिंदगी में अहमियत दिया करता। गोमती जब मेरी जिंदगी में आती है तो मैं गोमती को देखकर समझता हूँ कि ये मेरा परिवार है, लेकिन मेरा एक और दोस्त होता है। दोस्त क्या, वो मेरा दुश्मन होता है। वो दोस्त भी मेरी कंपनी में ही काम करता है और वो दोस्त मेरे घर ज्यादा आया जाया करता, और मुझे नहीं पता माँ कि इन दोनों के नैन मटक के कब में हो गए और कब ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग गए। मेरी बेटी 2 महीने की थी और मैं अपने बेड पर सो रहा था। मेरी पत्नी गोमती और इसका वो आशिक दोनों मिलकर आते हैं। मेरे पैर गोमती ने पकड़े थे, और जो गोमती का आशिक होता है तकिए से मेरे मुंह को दबाता है, और जब तकिए से मेरा मुंह नहीं दबता है तो माँ, इन लोगों ने मेरे हाथों से गर्दन घोटी, और जब हाथों से भी गर्दन मेरी नहीं दब पाती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा विरोध करता हूँ, तो इन दोनों ने एक दुपट्टा लिया गोमती का और उससे मेरी गर्दन को दबा दिया। और उसी रात इन लोगों ने मुझे जान से मार दिया, और जान से मारने के बाद मेरी पत्नी ने मुझे पंखे से लटका दिया, ताकि मेरी मौत खुद खुशी लगे कि इसने अपने आप को खुद ने मारा है। माँ, मैं इधर उधर अपने शरीर के भटकता रहता हूँ, लेकिन वो शरीर मुझे दोबारा नहीं मिलता। मैं सब कुछ देखता रहता हूँ। पुलिस वहां पर आती है और पुलिस को भी इन लोगों ने पता नहीं क्या किया, जो मेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कुछ भी नहीं आता है, केवल मेरी खुदकुशी ही आती है। और मेरी पत्नी ने अपने हाथों से वहां पर लेटर छोड़ा, मेरी राइटिंग जैसी एक करा करती, पर मुझे नहीं पता था कि ये इन सब चीज़ों की प्लानिंग कर रही थी। इसने मेरी सी राइटिंग करी और वो खत छोड़ा, और उसके बाद इन लोगों ने मुझे अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात सुनकर, अब 5 साल के बच्चे के मुंह से इन बातों को सुनकर वो माँ बहुत जोर से रोने लगती है, जो हरियाणा की माँ होती है, और वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। लेकिन उस 5 साल के बच्चे का रौब नहीं हट रहा था दोस्तों। मानो कि साक्षात जो राठी है वो इस बच्चे में आ चुका है, और वो इस तरह की बातें करने लगता है। कहता है कि शीला अब तो प्रेमी के साथ बहुत अच्छे से रह रही होगी। दोस्तों, पूरी प्रॉपर्टी शीला के नाम होती है। एक पति ने प्यार में पूरी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम कर दी थी, क्योंकि हमेशा से जो राठी की चाह होती है वो एक परिवार की होती है, जो परिवार उसे मिल चुका था शीला के रूप में। लेकिन शीला ने राठी को अपना पति नहीं माना था, और दोस्तों राठी को इस दुनिया से भेज दिया। अब यहाँ पर शीला के पसीने छूटने लगते हैं, और शीला कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें मारा है। दोस्तों, शीला उल्टा इसको दोषी ठहराने लगती है और कहती है कि जब मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती थी। मुझे ही पता है कि वो 3 साल मैंने तुम्हारे साथ कैसे काटे हैं। मुझे मेरा प्रेमी पसंद था, इसी वजह से मैंने उस प्रेमी से शादी कर ली है, और जो तुम्हारी कंपनी है उसे वो प्रेमी ही चला रहा है, क्योंकि उसके लिए ये आसानी हो जाती है कि वो राठी की कंपनी में पहले से ही नौकरी कर रहा था, हर चीज के बारे में उसे पता होता है। दोस्तों, समाज भी इस बात को स्वीकार लेता है कि भाई बेचारी का पति नहीं है, और यहाँ पर एक व्यक्ति बेवजह ही दुनिया से दूर चला जाता है। ये कहानी होती है। अब दोस्तों, जो राठी होता है वो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन जैसे ही उसके माँ बाप 5 साल के बच्चे को थाने ले जाते हैं तो पुलिस वाले इस बात पर भरोसा नहीं करते और इस चीज को कोई भी तवज्जो नहीं देता, क्योंकि पुनर्जन्म को हमारा कोर्ट नहीं मानता है, बिल्कुल हमारा कानून नहीं मानता है। और दोस्तों, इस लड़के का केस आज भी बंद पड़ा है, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब तो ये लड़का बड़ा हो रहा है। अब इस लड़के ने भी जिद छोड़ दी है कि जब ऊपर वाले ने मुझे दूसरी जगह भेज दिया, मैं दूसरी जगह आ गया,
तो वो चाहे कैसे भी रहें, उनकी बातें वो जाने, क्योंकि जो शीला होती है वो बिल्कुल कबूल नहीं करती है कि मैंने तुम्हें मारा है, लेकिन वो लड़का 5 साल की उम्र में कह रहा था कि तुमने ही मुझे मारा है। कहानी को आप लोगों के सामने इसलिए रखा गया है ताकि समाज में एक जागरूकता आए, जागरूकता उन लोगों के लिए आए जो लोग ये कहते हैं ना कि अपनी मौज मस्ती में वो बिल्कुल भी कमी नहीं आने देते। जैसे कि एक शराबी शराब पीता है और उससे ये कहते हैं ना कि तुम्हें इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा, तो वो शराबी बहुत अच्छे से एक बात को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि जो कुछ है यही जन्म है, अगला जन्म किसने देखा है। तो भाई अगले जन्म भी होते हैं। वो लड़का एक बिजनेसमैन भले ही था, लेकिन उसका दूसरा जन्म भी एक इतने बड़े घर में हुआ था कि उस लड़के को पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, और वहां पर उस लड़के को एक प्यारी सी बहन मिली थी, दादी मिली थी, दादा मिला था, माँ मिली थी, पिता मिला था और भूआ भी मिली थी। उस लड़के पर प्यार करने वाले इतने तमाम लोग होते हैं कि उस लड़के को वो प्यार भी नहीं संभाला जाएगा और उस लड़के को बड़े लाड़ चाव से रखा जाता है। दोस्तों वो महिला बिल्कुल मुकर जाती है। कई सबूत वो 5 साल का लड़का उस महिला को दिखाता है। पहला सबूत जो गेटमैन को कहा था, गेटमैन भी एकदम से कह देता है उनके माँ बाप से कि इस बच्चे को देखकर एकदम से राठी सर की मुझे याद आ गई। तो यहाँ पर वो माँ बाप भी समझ जाते हैं, लेकिन वो अपने इकलौते बेटे को किसी पछेड़े में नहीं पालना चाहते। वो उस महिला की जिंदगी उसके ऊपर छोड़ देते हैं और अपने बेटे को अपने तरीके से बड़ा करते हैं। दोस्तों आज वो लड़का कहता है कि वो यादें शायद धुंधली हो गई, अब वो यादें दिमाग से मिटती जा रही हैं, उसका न्याय ऊपर वाला करेगा। मेरे साथ ऊपर वाले ने ये न्याय किया, एक धोखेबाज पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं एक ईमानदार और एक अच्छे माँ बाप के साथ रहूं। ये कहानी किसी को भ्रमित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं डाली गई है, किसी को परेशान करने का या हैरान करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। केवल ये उन लोगों के मुंह पर ताला है जो लोग किसी को नहीं मानते, केवल अपने आप में जीते हैं। तो देखिए सच्चाई, आंखों को खोलकर देखिए, सब कुछ आपको यहीं पर इसी लोक में नजर आ जाएगा। कहीं और जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे केस हैं, कितने केस निकलवाओगे, हर शहर में तुम्हें एक ऐसा केस मिल जाएगा जैसी कहानियां हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। बहुत लोग उपहास उड़ाते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता मेरे भाई, ऐसा बहुत होता है और बहुत ही होता है। लेकिन उन लोगों के साथ ऐसा होता है जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है या उनके साथ कुछ गलत हुआ है, वो लोग जरूर आते हैं वापस लौटकर और वो एक अपनी बेहतर जिंदगी बिताते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। भाई कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए और अपने परिवार के साथ एक अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी बिताइए और अपनों से प्यार करना सीखिए, तभी आप किसी और से प्यार कर सकते हैं। जय हिंद।